कल हमने पहला एग्जाम्पल दिया था, क्या दिए थे कि जल के 90 ग्राम में NaCl के 87.5 ग्राम घुले हैं। ठीक है, 87.75, ठीक है, 87.75 ग्राम घुले हैं। तो जल का और NaCl का मोल प्रभाव निकालना था। तो सवाल केवल फंसाने के लिए उल्टे तरीके से दिया गया था, सूत्र तो हमारा वही लगेगा। अब ये मत समझना कि हमने पहला सवाल तुमको मोलों की संख्या पर बता दिया तो बाकी सवाल में भी मोलों की संख्या दी गई हो, वो घुमा देगा सवाल को। क्या करना है, दिया है सर्वप्रथम जो दिया है उसको लिख दो। जल यहां पे क्या है, विलायक की मात्रा बराबर कितना ग्राम, 90 ग्राम। जल के बाद कौन है, NaCl विलेय है, इसकी मात्रा कितना है। तो सबसे पहला काम इन दोनों मात्राओं को हमको मोलों की संख्या में बदलना है, और मोलों की संख्या का सूत्र होता है N बराबर W/M। W अर्थात ग्राम में मात्रा बट्टे M अर्थात मोलर द्रव्यमान होता है ना। तो सबसे पहला काम इन दोनों का हम मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। जल अर्थात H2O का क्या, मोलर द्रव्यमान। क्या करेंगे, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा जी। हाँ, M बराबर क्या होगा, 2 गुणे 1। क्यों 1 क्यों लिखेंगे, तो 2 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार। क्यों, क्योंकि मोलर द्रव्यमान निकालते समय यौगिक में जितने परमाणु हैं सबके परमाणु भारों का क्या करते हैं, योग करते हैं। तो हाइड्रोजन के नीचे 2 है इसलिए सामने लिखेंगे 2 गुणे, ध्यान दिए रहना। तो 2 गुणा H है तो H का परमाणु भार, ऑक्सीजन अलग है तो प्लस करके ऑक्सीजन का परमाणु भार अलग से लिख दो। 2 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार याद होना चाहिए 1, ऑक्सीजन का याद होना चाहिए 16। 2 + 16 बराबर 18। जल के बाद निकालोगे किसका, NaCl का मोलर द्रव्यमान। क्या होगा, इसमें देखो एक Na है और एक क्या है, Cl। तो एक बार लिखेंगे हम Na का परमाणु भार प्लस किसका, Cl का परमाणु भार। Na का कितना जानते हो, Cl का 35.5। कुल मिला के कितना हो गया, 58.5 ग्राम में मात्रा पता है, मोलर द्रव्यमान हम पता कर लिए। अब मोलों की संख्या निकालेंगे, एक बार विलायक का और एक बार विलेय का। तो इसलिए विलायक कौन है यहाँ पे, जल के मोल। अब विलायक है तो इसके मोलों की संख्या को कैपिटल N मानोगे, विलेय होगा तो स्मॉल n मानेंगे। तो N का सूत्र क्या, जल की ग्राम में मात्रा, जल का मोल निकाल रहे हो ना, तो जिसका मोल निकालो उसकी ग्राम में मात्रा ऊपर और उसी का मोलर द्रव्यमान नीचे। तो जल की ग्राम में मात्रा बटे जल का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा ना। उसके बाद क्या होगा देखना, जल की ग्राम में मात्रा है 90 और उसका मोलर द्रव्यमान है 18, अर्थात कितना आ गया जी, 5 मोल। अब इसको रखेंगे हम अपने सूत्र में, ठीक है। अभी आगे फिर क्या निकालना है हमें, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय यहां पे कौन है जी, NaCl के मोल इसको मानेंगे स्मॉल n मानेंगे। तो इसका सूत्र क्या लिखेंगे, NaCl की ग्राम में मात्रा बटे NaCl का मोलर द्रव्यमान। उसकी ग्राम में मात्रा है 87.75
और ये है 58.5। हो गया। तो ऊपर नीचे अगर हम 100 का गुणा कर दें तो ये तुम्हारा 87.75 हो जाएगा और नीचे 87, ये 87 नहीं 58.50 हो जाएगा। होगा। इससे 1.5 बार में कट जाएगा, अर्थात 1.5 बार में, क्योंकि हमने ऐसा ही बोला था, हम पहले ही नकल मार लिए थे। बाकी काम तुम लोग को भाग देके करना है। उसके बाद इसके मोल पता चल गए, इसलिए किसका मोल प्रभाव निकाले पहले? विलय। पहले विलयन का कुल मोल निकाल लेना। इसलिए विलयन का कुल मोल, तो विलयन के जो कुल मोल होते हैं, विलय का मोल और प्लस विलायक का मोल, अर्थात n प्लस n, तो क्या हो जाएगा? 1.5 प्लस 5। सही है। कुल मिला के 5 और 1 6.5 मोल होगा, क्योंकि दशमलव के बाद तो वो जुड़ेगा नहीं, दशमलव के पहले जुड़ेगा, तो 6.5 मोल हो गया। इसलिए विलय, विलय कौन है यहाँ पे? NaCl का मोल प्रभाज बराबर n बट्टे n प्लस n। ऐसे पूरा हिंदी वाला सूत्र लिखें, हो जाएगा। n का मान कितना पढ़े हो? 1.5 और n प्लस n कितना आया? 6.5। ऊपर नीचे 10 का गुणा करा दो, 15 बट्टे कितना आ गया? 65 हो गया। 5 × 15 और 13 बच्चे 65। 3 बट्टे कितना आ गया? 13। ये विलय का आ गया। तो इसलिए किसका निकाल दिया जाए? यहां पे देख लेना, जल का मोल प्रभाज बराबर 1 में से किसको घटा दें? NaCl का मोल प्रभाज घटा दें। तो 1 - 3 बट्टे कितना? 13। 13 लसा लोगे तो इसका गुणा इसमें होगा। 13 - 3 बराबर कितना हो गया जी? 10/13। 10/13 जल का हो गया, 3/13 किसका हो गया? विलय का हो गया, NaCl का हो गया। हो गया ना? इस प्रकार से निकाल सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर सवाल में पहले ग्राम में मात्रा दे दी गई है, तो ग्राम में मात्रा से पदार्थ दिए गए होंगे, कौन कौन से पदार्थ, उनसे उनका मोलर द्रव्यमान निकालोगे। क्या निकालोगे? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान पता ही है, सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग। उसके बाद उनके मोलों की संख्या निकालोगे बारी बारी से। मोलों की संख्या के बाद तब मोल प्रभाज के फॉर्मूले पे पहुंचोगे। हो जाएगा? क्योंकि मोल प्रभाज के फॉर्मूले में n का होना अति आवश्यक। ठीक है ना? तो नोट कर लो। अगला सवाल फिर देख लेते हैं। चलो दूसरा वाला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा था? दूसरा सवाल कहा था NaOH के 15% जलीय विलयन, 10% है, चलो 10%, NaOH के 10% जलीय विलयन में जल का और किसका? NaOH का मोल प्रभाव ज्ञात करना है, और वो 15% जो दिया गया था, 10% जो था W/W, ठीक है, अर्थात भारानुसार। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, क्योंकि NaOH का कौन सा विलयन है जी? जलीय विलयन है। ध्यान से समझना, NaOH का जलीय विलयन बोला गया। जलीय विलयन बोलने का मतलब इसलिए जल विलायक है। क्या है? जल विलायक है। और NaOH क्या है? विलेय है, विलेय। और इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा? विलयन बनेगा। अब देखना, चूंकि दिया है सांद्रता बराबर कितना? 10% W/W बोलने का विलेय भी ग्राम में और विलयन भी
ग्राम में, और विलयन हम कितना मानते हैं? 100 मानते हैं, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 पे ही निकलता है। इसलिए विलयन की मात्रा, विलयन की निकलेगी, विलायक की मत सोच लेना इसको। विलयन की मात्रा बराबर कितना ग्राम? 100 ग्राम, तथा विलेय की मात्रा बराबर कितना जी? ये तो हमारा मानक था, और कितना परसेंट है? 10%, इसलिए विलेय की मात्रा हो गई 10 ग्राम। तो विलेय कौन था यहाँ पे? NaOH, अर्थात NaOH की मात्रा तो हमें पता चल चुकी है, लेकिन क्या जल की मात्रा पता है? अगर मोल प्रभाव निकालना है तो जल के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। जल के मोलों की संख्या के लिए जल की ग्राम में मात्रा पता होनी चाहिए। पता है? क्या इसी को मान लें हम? नहीं मान सकते, वो विलयन है। विलयन में से विलेय निकलेगा तब तो विलायक मिलेगा, क्योंकि विलेय और विलायक मिला के ही विलयन बनाते हैं। तो इसलिए हम यहां से निकाल सकते हैं। पीछे इसका सवाल पढ़े थे अभी हम लोग। इसलिए विलायक की किसमें मात्रा? ग्राम में मात्रा बराबर सूत्र क्या बनेगा? विलयन की मात्रा माइनस किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा। तो विलयन की मात्रा क्या है? 100 है, और विलेय की कितनी है? 10। घट जाएगा तो कितना? 90 ग्राम। ये विलायक H2O की ग्राम में मात्रा पता चल गई। हो गया ना? अब ग्राम में मात्रा तो दोनों की पता चल गई, NaOH की भी ग्राम में मात्रा पता चल गई, H2O की भी ग्राम में मात्रा पता चल गई। अब पिछले वाले सवाल की तरह कर सकते हो जाएगा? कैसे करोगे? जब NaOH की मात्रा पता चल गई तो NaOH का क्या निकालोगे? मोलर द्रव्यमान, फिर उसके मोलों की संख्या, उसके बाद H2O की ग्राम में मात्रा पता है तो H2O का मोलर द्रव्यमान और H2O के मोलों की संख्या। हो जाएगा? मोलों की संख्या निकालने के बाद मोल प्रभाव के सूत्र से मोल प्रभाव निकाल लोगे। ठीक है? तो इतना नोट कर लो, बाकी का काम कर सकते हो। कई टाइप का सवाल बार बार नहीं बताएंगे। यहाँ इतना अलग था इसलिए हमने इसको बता दिया, बाकी काम तुम लोग करो। चलो बेटे लिखो। विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। हो गया? अब ये क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, अणुसंख्य गुणधर्म अर्थात अणुओं की संख्या का गुणधर्म। ठीक है? मतलब अगर अणुओं की संख्या बदली तो ये गुणधर्म अलग होगा, क्योंकि अणुओं की संख्या का गुणधर्म है ना, तो संख्या जैसी होगी गुणधर्म वैसा ही होगा। ठीक है? तो इसमें शुरू करते हैं। लिखो। विलयन के वे भौतिक गुण, विलयन के वे भौतिक गुण जिनका मान विलयन में उपस्थित
विलयन के वे भौतिक गुण जिनका मान विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या, जिनका मान विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, जिनका मान विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। हो गया? विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। हो गया? इसके कुछ मुख्य उदाहरण निम्न हैं। इसके कुछ मुख्य उदाहरण निम्न हैं। पहला नंबर, परासरण दाब। नाम लिखना, नाम, परासरण दाब। हो गया? दूसरा नंबर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। पहला है परासरण दाब, दूसरा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तीसरा, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। चौथा नंबर, हिमांक का अवनमन। ये चार अणुसंख्य गुणधर्म हैं जो विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है? अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो इनका मान भी परिवर्तित होता जाएगा। जैसे कहा गया परासरण दाब। अब परासरण दाब तो पीछे कहीं पढ़े नहीं होंगे, पढ़े हो कहीं? परासरण पढ़े हो? परासरण नहीं तो विसरण पढ़े होगे। क्या होता है विसरण? चलो भी चर्चा करते हैं, पहले इसको जानना। परासरण दाब, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ये चार अणुसंख्य गुणधर्म हमारे सिलेबस में है, इनको पढ़ना है हमको। ये लास्ट के जो दो हैं, इनके फॉर्मूलों पे एक सवाल फिक्स होता है 2 नंबर में या 3 नंबर। ठीक है? और फिक्स क्वेश्चन है, ये जान लो एग्जाम में मिलेगा तुमको, गारंटी है, छोड़ नहीं सकते हो इसको। और कुछ ज्यादा है भी नहीं, बस एक फॉर्मूला है दोनों का, उसी को याद रखना है। फॉर्मूले में सीधा सीधा मान रखोगे, तुमको बस गुणा भाग करने का नंबर मिलेगा उसको। जो 3 नंबर का सवाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे अभी उसमें देखो मोल प्रभाव निकालना था तो हमने 15% दिया, उसके बाद ग्राम्य मात्रा से मोल निकाले, उसके बाद तब मोल प्रभाव निकाले, थोड़ा सा कठिन हो गया ना। जैसे पहला एग्जाम्पल मोल प्रभाव का था कि मोलों की संख्या दी गई थी, सीधा सूत्र में रखो, मोल प्रभाव पता चल गया, पता चला ना। वैसा ही ठीक इनके साथ होगा, इनका सूत्र दिया गया होगा, बाकी सारी चीजें पता होंगी, एक चीज नहीं पता होगी, उसी को तुमको निकालना होगा। ठीक है? तो सूत्र में रखो, तिरछा गुणा करके, गुणा भाग करके निकालना, हो जाएगा। तो ये वाला छोड़ेंगे नहीं हम, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। और फॉर्मूला पीछे लिखवा दिए, इंपॉर्टेंट बोल के लिखवाए हैं, और लिखवाए भी थे कौन कौन उसमें क्या था। उसके बाद ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, इसमें नियम आएगा राउल्ट का नियम, वो नियम पूछा जाता है। सवाल इससे कम पूछे गए हैं, सवाल इससे ज्यादा नहीं पूछे गए। और यहाँ पे
परासरण दाब। परासरण दाब से संबंधित वानठाफ ने एक समीकरण दिया था। जैसे आदर्श गैस समीकरण क्या जानते हो? आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी, जानते हो? वही नियम वानठाफ ने विलयन के परासरण दाब के लिए बना दिया। इसमें पी क्या था? दाब था। तो वानठाफ इसको विलयन में लेके आ गए, परासरण दाब कर दिए। ये गैस के लिए था, ठीक है। और वानठाफ ने जब कुछ प्रयोग किए तो उन्होंने पाया कि ये जो नियम है इनके लिए भी सत्य है, अर्थात विलयन के लिए भी सत्य है। तो उन्होंने क्या किया? विलयन के लिए इस नियम को बना दिया। और आर तो सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है, तो विलयन में लाने के लिए उसको बदलना पड़ा। आर की जगह उन्होंने यस कर दिया, बाकी उसका मान वही। तो इस पर भी सवाल ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन सूत्र इसका याद रखना, सूत्र इसका पूछा जाता है, पीवी बराबर एनएसटी, ठीक है। तो चार में से चारों की महत्ता तुम्हारे लिए अलग अलग है। इसमें सूत्र की महत्ता होगी, इसमें नियम की महत्ता होगी, और इन दोनों से सवाल की महत्ता होगी। ध्यान दिए रखना, ठीक है। तो अब तो पहले जानना है हमको परासरण दाब। परासरण दाब जानने से पहले परासरण जानना पड़ेगा। परासरण से पहले हम विसरण जानते हैं, समझ गए? तो ये चार अणुसंख्य गुणधर्म हो गए। इसमें पहले हम विसरण पढ़ेंगे, परासरण पढ़ेंगे, तब इन अणुसंख्य गुणधर्मों को पढ़ना शुरू करेंगे। और एक चीज यहाँ पे याद रखना है, इसके आगे इन चारों नियमों को एक साथ फिर हम पढ़ेंगे जब आएगा वहां पे वानठाफ गुणांक आई। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विलयन में जाने के बाद वियोजित या संगुणित हो जाते हैं। वियोजन या संगुणन का मतलब विलयन में घोलोगे इतना बड़ा, लेकिन विलयन में जाने के बाद वो टूट के इतने बड़े बड़े दो रूप में आ जाएगा, ठीक है। संगुणन का मतलब इतना बड़ा बड़ा घोलोगे, विलयन में जाने के बाद दोनों जुड़ के एक साथ इतना बड़ा बना लेंगे। संगुणन का मतलब जुड़ जाएंगे, वियोजन का मतलब टूट जाएंगे। तो इसका नाम ही है अणुसंख्य गुणधर्म ना, अणुओं की संख्या का गुणधर्म। अब जब तुमने घोला एक अणु, वो अंदर कितने अणु में टूट गया? दो अणु में। तुम्हारी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि हमने तो जान के एक अणु घोला था, लेकिन घुलने के बाद पता चला क्या कि विलयन में दो अणु हो चुके हैं। विलयन में तुमको विलय विलायक अलग अलग दिखते हैं? नहीं दिखते। तो क्या होता है? ये टूट गया, इसलिए परेशानी बढ़ जाती है। उस परेशानी को दूर करने के लिए वानठाफ ने एक वानठाफ गुणांक आई दिया, जिसको सारे सूत्रों में समाहित कर दिया जाता है। वो बात की बात है, चारों पढ़ने के बाद फिर हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो संगुणित हुआ उसके लिए भी वही नियम लगेगा, वियोजन का और संगुणन का, दोनों के लिए उन्होंने आई दिया था। आई से हम इसका काम करते हैं। तो पहले तो हम जानेंगे अब परासरण क्या है और विसरण क्या है। विसरण क्या होता है? अगर हम सामान्य रूप से गैसों के बारे में विसरण देखें, गैसों के बारे में, तो गैस में विसरण क्या होता है? किसी गैस का छोटे छिद्र से होकर बाहर निकलना विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण। जैसे तुम्हारा साइकिल में पंचर हो जाता है, कांटा लग जाता है, तो हवा छोटे छिद्र से बाहर निकलने लगती है, वो प्रक्रिया विसरण है। क्या है? विसरण। लेकिन यहां पर तो हमको गैस के लिए पढ़ना नहीं है, यहां पे हमको विलयन के लिए पढ़ना है। विलयन के लिए विसरण समझने का एक अच्छा उदाहरण है, एक ग्लास में पानी ले लो और उसमें रंग का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दो। रंग का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दो, कुछ देर बाद क्या देखोगे? कुछ पता चलेगा? पूरा पानी क्या हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे जैसे पानी ले लो ग्लास में, उसमें एक रंग का टुकड़ा डाल दो, तो धीरे धीरे वो रंग उसमें घुलता जाएगा, और कुछ समय बाद क्या होगा? ये घुल जाएगा और पूरा पानी कैसा हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। हो जाएगा? तो निष्कर्ष क्या निकला? तुमने यहाँ पे विलय को रखा, बड़े टुकड़े के रूप में रखा था ना, अब उसमें उसके बहुत सारे छोटे छोटे कण रहे होंगे, वो धीरे धीरे निकल के हर तरफ चलना प्रारंभ कर दिए। और कब तक चले? जब तक यहाँ से खत्म नहीं हो गया। हुआ ना? और हर जगह बराबर मात्रा में पहुंच जाएंगे जब एक छोटे छोटे कण के रूप में आ गए तो। हो जाएगा? तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला?
अभी देखो, जब तुमने कण को यहाँ पे रखा, जब कण यहाँ पे था और बाकी जगह पे पानी था, तो सांद्रता कहाँ अधिक थी? सांद्रता भी पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं। सांद्रता क्या होती है? क्या होती है? किसी विलयन के एकांक आयतन में विलय की मात्रा को उसकी सांद्रता कहते हैं। इतना दिन से पढ़े रहे हैं, कम से कम 4 से 5 दिन चला होगा ये। तुम लोग की खोपड़ी में सांद्रता नहीं होती अभी तक। 5 दिन कम से कम पढ़ा है इसको। सांद्रता सभी परिभाषाओं में एक ही रूल कॉमन था, विलयन का एकांक आयतन। कहीं 100 ml रखे, कहीं 1 लीटर रखे, कहीं 1000 ग्राम विलायक रखे, और बाद में विलय की मात्रा थी, कहीं ग्राम में रखे, कहीं ml में रखे, कहीं मोल में रखे, कहीं ग्राम तुल्यांक में रखे। तो सब जगह एक ही कॉमन चीज था, लेकिन तुम लोग का दिमाग नहीं काम करता। तो सांद्रता क्या हुई? एकांक आयतन में विलय की मात्रा क्या कहलाएगी? उसकी सांद्रता कहलाएगी। अब सोचो, जब तुमने इसमें विलय के टुकड़े को रख दिया, अर्थात रंग के टुकड़े को रख दिया, जब तुमने रंग के टुकड़े को रखा तो रंग का टुकड़ा यहाँ पे, अर्थात अगर हम इतनी दूर में देखें तो विलय की मात्रा ज्यादा हो चुकी है बाकी अन्य जगहों से, क्योंकि बाकी जगहों पे तो है ही नहीं अभी विलय। क्योंकि जब तुमने टुकड़ा डाला तो एक बार में सब जगह चला जाएगा क्या? नहीं आता ना। जब यहाँ पे है तो यहाँ पे सांद्रता ज्यादा होगी, दिखाई दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ से कण निकले और हर जगह जाना शुरू कर दिए जहां पर वो नहीं थे, अर्थात जहां पर नहीं होंगे वहां की सांद्रता अधिक होगी कि कम होगी? कम होगी। जहां पे विलय नहीं है वहां की सांद्रता कम होगी, क्योंकि विलय जितना ज्यादा होगा सांद्रता उतनी अधिक होगी। तो यहाँ पे विलय ज्यादा था, सांद्रता अधिक थी, और वो विलय के कण धीरे धीरे वहां चलना प्रारंभ कर दिए जहां पर विलय नहीं था, अर्थात कहे तो सांद्रता कम थी। तो निष्कर्ष, इसमें किन्होंने चलना प्रारंभ किया था? जल ने चलना प्रारंभ किया कि रंग के टुकड़े ने चलना प्रारंभ किया? रंग के टुकड़े ने चलना प्रारंभ किया ना। और कहां से कहां चलना प्रारंभ किया? जहां पे था वहां पे सांद्रता अधिक थी, और जहां पे कम था उसकी ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है। तो क्या हुआ? वितरण की प्रक्रिया में विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। क्या करते हैं? विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, और तब तक गमन करते हैं जब तक कि पूरे विलयन की सांद्रता एक समान न हो जाए। अर्थात ये रंग के कण जल में हर जगह पे तब तक जाते रहेंगे जब तक सारे जगह की सांद्रता एक समान न हो जाए, जब तक पूरा पानी रंगीन न हो जाए। क्या ऐसा होता है कि रंग का टुकड़ा तुमने डाल दिया, नीचे का आधा पानी रंगीन हो गया, ऊपर का आधा पानी एकदम साफ बचा हुआ? ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। कम ही रंगीन होगा लेकिन पूरा पानी एक साथ रंगीन होगा ना। ऐसा नहीं होता है कि तुमने रंग का टुकड़ा डाल दिया तो कोने में ज्यादा गाढ़ा हो गया, बाकी इधर साफ साफ बचा हुआ। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। पूरा पानी एक जैसा रंगीन हो जाए, होगा भले ही कम होगा लेकिन उसी तरह का रंगीन पूरा पानी होगा। तो कब तक कण चलते रहेंगे? जब तक कि सब जगह की सांद्रता क्या हो जाए? समान न हो जाए। ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया वितरण हो गई। वितरण का ठीक उल्टा परासरण होता है, इसीलिए हमको पहले वितरण जानना जरूरी था। वितरण का ठीक उल्टा परासरण होता है। बात को ध्यान से समझना। वितरण में चला कौन? विलेय चला, अर्थात रंग चला था ना? चला था। कहां से कहां चला? जहां पे था वहां की सांद्रता क्या हो गई थी? अधिक हो गई थी। जहां पे गया वहां की पहले कम थी, उसी को तो बढ़ा के बराबर किया। तो कहां से कहां चला जी? अधिक से कम। तो जो परासरण होगा इसका ठीक उल्टा होगा, अर्थात परासरण में विलेय की जगह कौन चलेगा? विलायक चलेगा, और अधिक से कम नहीं, कम से अधिक की ओर। विलयनों की प्रकृति होती है कि हर जगह की सांद्रता को समान करना। विलयन की प्रकृति क्या होती है? हर जगह की सांद्रता को समान करना, चाहे वितरण की प्रक्रिया से हो चाहे परासरण की प्रक्रिया से। वितरण की प्रक्रिया होगी तो विलेय के कण चल के पूरी जगह पे समान सांद्रता करेंगे, अर्थात समान मात्रा में उसको रंगीन करेंगे। और परासरण की मात्रा में क्या होगा, या परासरण की प्रक्रिया में क्या होगा? विलायक के कण चल के हर जगह की सांद्रता समान करेंगे। जैसे अभी एक जगह पे मान लो परासरण हम तुमको समझा रहे हैं, यहाँ पे एक गाढ़ा विलयन रखा गया और यहाँ पे एक
पतला विलयन रखा गया, अर्थात कहें तो तनु विलयन रखा गया। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि गंगा और यमुना के संगम की तरह गंगा का पानी सफेद देखा उधर यमुना का पानी नीला दिखेगा? ऐसा दिखेगा क्या? इसमें नहीं दिखेगा। दोनों एक में मिलेंगे और सभी विलयनों की सांद्रता एक जैसी हो जाएगी। जैसे कहें कि इसकी सांद्रता थी 20 ग्राम पर लीटर और इसकी सांद्रता थी कितना ग्राम? 10 ग्राम पर लीटर। लेकिन जब हम दोनों को मिला देंगे तो पूरे विलयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी? 15 ग्राम पर लीटर हो जाएगी। कैसे? अरे 20 इसका था, 10 इसका था। तो जब दोनों मिलेंगे तो 20 वाला कम होना प्रारंभ करेगा, ये वाला बढ़ना प्रारंभ करेगा। तो 20 से 15 आते आते दोनों बराबर हो जाएंगे और वहीं पे रुक जाएगा। पूरे विलयन की सांद्रता एक समान हो जाएगी। चाहे विसरण हो चाहे परासरण, दोनों में ये प्रक्रिया होनी है कि गाढ़ा वाला और पतला वाला मिलने के बाद अपनी सांद्रता समान कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अपनी सांद्रता समान कर लेंगे। हो जाएगा। अब देखो, जब विसरण की प्रक्रिया होती है तो विलेय चल के समान करेगा। विलेय चल के समान करने का मतलब इन दोनों में बता दो किसमें विलेय ज्यादा होगा। दोनों में किसमें विलेय ज्यादा होगा? जो गाढ़ा विलयन है उसमें तो ज्यादा होगा ना। इसमें देख रहे हो कि 20 ग्राम है और उसमें 10 ही ग्राम है, तो सीधे सीधे दिख रहा है कि इसमें ज्यादा है। तो इसमें विलेय की मात्रा क्या है? अधिक है। और इसमें विलेय की मात्रा क्या है? कम है। हो जाएगा। तो क्या होगा? जब हम विलयनों को मिलाते हैं तो विसरण की प्रक्रिया में यहां पर विलेय ज्यादा है, इसलिए इसमें जाने लगेगा। तो क्या होगा? जब इसमें जाने लगा तो इसमें से विलेय की मात्रा कम होने लगी। 20 से हुई 19। अब जब 19 हो गई तो ये 10 से कितना हो गया? 11, क्योंकि इसमें से एक निकल के उसमें चला गया। 19 से हुआ 18, तभी हो गया 12, 17, 13, उसके बाद से 18, 17 के बाद 16, ये कितना होगा? 14, 15 और ये कितना आ गया? 15। देखो दोनों का बराबर हो गया। अब रुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुल घूमते घूमते उधर ही चला जाएगा। जब बराबर हो गया तो अब रुक गया। ये प्रक्रिया थी विसरण की। कौन चला इसमें? विलेय चला। कहां से कहां तक चला? अधिक से किसकी ओर चला? कम की ओर। जब परासरण की प्रक्रिया होगी, परासरण की प्रक्रिया में क्या होगा? इधर से जल ही जाने लगेगा। कौन जाएगा? जल। जैसे अभी सोचो तुमने पानी में चीनी मिला दिया है, ठीक है, विलयन पतला दिख रहा है। उसको जब तुम उबालना शुरू करते हो तो क्या होता है? विलयन धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें से जल की मात्रा वाष्पित होकर उड़ती जाती है, तो पानी कम होने लगता है। और पानी कम होने लगता है जबकि चीनी तो अंदर उतनी ही घुली है, वो तो वाष्पित नहीं हो रही है। दिखाई दे रहा है? इसका मतलब किसी विलयन को हम गाढ़ा करने के लिए उसमें से विलायक निकाल दें तो वो विलयन गाढ़ा हो जाएगा। तो क्या होता है? परासरण की जब प्रक्रिया पढ़ते हैं तो इसमें से विलायक चलने लगता है। और जब विलायक चलने लगेगा तो यहाँ पे विलायक की मात्रा कम होने लगेगी। और जब विलायक की मात्रा कम होने लगी तो उसके विलायक की मात्रा के अनुपात में विलेय की मात्रा बढ़ने लगेगी। वास्तव में नहीं बढ़ रही है। ध्यान से समझो, अगर ये 10 ग्राम प्रति लीटर है तो कहने का मतलब 1 लीटर में कितना ग्राम घुला हुआ है? 10 ग्राम घुला हुआ है। घुला है ना? 1 लीटर का मतलब कहे तो कितना ml? 1000 ml। 1000 ml में 10 ग्राम घुला हुआ है। हमने कहा इसमें से 200 ml इस गाढ़े वाले विलयन में चला गया, तो बचा कितना? 800 ml में 10 ग्राम घुला हुआ है। अब बताओ किसकी सांद्रता ज्यादा होगी, इसकी वाली की इसकी? नीचे वाले की सांद्रता अधिक होगी कि ऊपर वाले की? नीचे वाले की सांद्रता अधिक होगी ना, क्योंकि कम मात्रा में ज्यादा घुल गया है। दिखाई दे रहा है? तो क्या हुआ? अब यहां पर देखना, यहां पर था 20 ग्राम पर लीटर, अर्थात 1 लीटर में कितना ग्राम? 20 ग्राम था। दिखाई दे रहा है? 1000 ml में 20 ग्राम था। दिखा? तो 1000 में 200 और मिल गया तो कितना हो गया? ये 1200 ml में 20 ग्राम हो गया। तो अब बताओ ये पतला है कि ये पतला है? नीचे वाला पतला हो गया ना। जो गाढ़ा था वो पतला हो गया, जो पतला था वो क्या हो गया? गाढ़ा हो गया। ये प्रक्रिया परासरण की।
ठीक है। इसमें पतले से गाढ़े की ओर चला और गाढ़े वाले को पतला कर दिया, इसमें गाढ़े से पतले की ओर चला और पतले वाले को क्या कर दिया, गाढ़ा कर दिया। दोनों एक दूसरे का ठीक उल्टा होते हैं। तो विसरण और परासरण में अंतर भी पूछा जाता है, तो इन्हीं परिभाषाओं से हम 2-4 अंतर निकाल लेंगे, जैसे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर निकाले। ठीक है, तो इसको हम लोग कल शुरू करेंगे। नाम लिख लियो चारों ना, पहली हेडिंग लिख देना विसरण, पहली हेडिंग लिख दो विसरण, कल शुरू करेंगे इसको।